हेलो डियर परीक्षार्थी, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी बीपीएससी की तैयारी या फिर यूपीपी की तैयारी, री एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। उम्मीद है कि कल का सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। कल का प्रैक्टिस सेशन जो भी हम लोग रिवीजन बैच लेके चल रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों के एग्ज़ाम में जितने भी समय रह चुके हैं उतने में हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि हमारे पीआरटी में जो भी क्वेश्चंस आए थे, 6 to 8 जो भी क्वेश्चंस आए थे, या फिर 9th-10th में जो क्वेश्चंस आए थे, 11th-12th के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए थे, जनरल साइंस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए थे, सभी को यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। और ख़ासकर आपको 25 क्वेश्चंस की कल श्रृंखला देखने को मिली थी गाइज़। आज आपको कम से कम 25 क्वेश्चंस, फिर एक तरीके से मैं पहले ही आपको बता देना चाहती हूँ कि फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आपको रिवीजन बैच यानी कि 100 क्वेश्चंस मिलेंगे केवल और केवल फिजिक्स के। फिर केमिस्ट्री के, जैसा कि आप लोगों को कल से डिमांड आने लगा है कि मैम केमिस्ट्री के एंड बायो के भी हम लोगों को सेशन प्रोवाइड कीजिए, तो गाइज़ एकदम निश्चिंत रहिए। 100 क्वेश्चंस आपका कहीं नहीं गया, पेपर उससे बाहर नहीं जाने वाला है। आप जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उस क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। उसके बेसिस पे जो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनिएगा। और ख़ासकर आप अपने पेपर कॉपी नोट्स लेके बैठिए ताकि आपका यहाँ से चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएं। ओके गाइज़, तो कल हम लोगों ने जो भी सेशन किया था उसको अगर आप पार्ट 2 पे ज्वाइन किया है आप लोगों ने, तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज 25 क्वेश्चंस के आगे की श्रृंखला हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। और आज हम लोग 50 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो गाइज़ आप लोग 1 से 50 तक के क्वेश्चंस में देखिएगा कि आप लोगों का लेवल क्या है। आप लोग खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारा कितना क्वेश्चंस राइट हो रहा है, कितना क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहा है। ओके गाइज़, तो चलिए आज उन्हीं प्रश्नों को हम लोग फिर से इसमें इंक्लूड किया है जितना कि हमारे बीपीएससी के पेपर में आया हुआ है। तो गाइज़ अच्छा हाँ, कुछ लोग कह रहे थे गाइज़ कि मैम हम तो यूपीपी का तैयारी करते हैं। तो गाइज़ यूपीपी का तैयारी करेंगे या फिर आप लोग बीपीएससी का तैयारी करिए। अगर फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का यूनिट अगर न्यूटन होता है, तो क्या यूपीपी की तैयारी करेंगे तो उसका यूनिट कुछ अलग हो जाएगा क्या। तो गाइज़ ध्यान दीजिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले हैं, चाहे यूपीपी हो, रेलवे हो, या फिर बैंक हो, या फिर आप सीजीएल एसएससी कुछ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो गाइज़, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस फिजिक्स के लेवल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कलेक्शन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके गाइज़, तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 26वें नंबर के क्वेश्चंस पे। गाइज़ आपको सेशन और रुचि मैम की मेहनत अगर पसंद आ रही हो तो एक बार सेशन को ज़रूर से ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उन बंदों को या उन बंदियों को मिल सके ये क्वेश्चंस की श्रृंखला जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है कि मैम हम कहाँ से प्रैक्टिस सेशन देखें या फिर सॉल्व करें, तो आप इनको कलेक्शन दे सकते हैं। ओके चलिए अब बात करते हैं हम लोग 26वें नंबर के क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखते हैं 26वां नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। कौन सा सबसे ज़्यादा रंगीन पदार्थ होता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रिज्म का मतलब है कि वह पदार्थ जो श्वेत प्रकाश के 7 कलर को बांटता है। एक तरीके से अगर प्रिज्म की हम बात करते हैं तो यह एक पारदर्शी प्रिज्म होता है, 5 परतों से घिरा हुआ पारदर्शी प्रिज्म होता है। यहाँ पे आप बात समझिएगा, जैसे कि आपकी रेड लाइट, अगर हम इसको एक वाइट लाइट प्रोवाइड करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर यहाँ पे अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ओके गाइज, तो 7 कलर कौन कौन से, VIBGOYOR, विबग्योर। ओके वेट गाइज, यहाँ पे देखिएगा विबग्योर, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। अगर आपको VIBGYOR विबग्योर में है कि आपकी जो प्रिज्म है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ये जो प्रिज्म का आप ये प्लेट देख रहे होंगे गाइस, मैं इसको अलग कलर से कर देती हूँ। ये इस प्लेट को आप देखिएगा, इसे हम लोग स्पेक्ट्रम बैंड बोलते हैं या फिर आप वर्ण पट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है कि सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित होने वाला
कौन सा रंगीन प्रकाश है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो अपरिवर्तित हुआ है वो है आपका वी, यानी कि सबसे नीचे वाली बैंड हो जाती है, सबसे ज़्यादा नीचे बैंड होता है, फिर आपका आई हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, इसी तरीके से ऊपर बढ़ते हुए चला जाता है। तो सबसे कम जो अपरिवर्तित होता है वो आर होता है, यानी रेड कलर होता है, और सबसे ज़्यादा जो परिवर्तित होता है वो आपका बैगनी यानी कि वॉलेट कलर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे यहाँ से सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप कि आपको हमारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा अधिक से अधिक बच्चों तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 27वें नंबर का क्वेश्चन देखा है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये एक कंटेनर बनाते हैं, इसमें नीचे हम मिट्टी का तेल डालते हैं, मिट्टी के तेल को डालते हैं और साथ ही साथ हम लोग एक आइस क्यूब डालते हैं। ओके, क्या डाल दिया हम लोगों ने? एक आइस क्यूब। अब बताइएगा गाइस, अगर ये आइस क्यूब पिघलता है तो इसका स्तर यानी कि थोड़ा सा लेवल क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, लेकिन फिर वो पुनः अपने लेवल में आ जाएगा। यानी पहले तो बढ़ा, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वैसी ही बनी रहेगी। गाइस ध्यान दीजिएगा, जितना है उतना ही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान वही होगा। ओके, द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो उसकी सतह वही बनी रहेगी। अगर हाँ ये पूछा होता कि स्टार्टिंग में क्या होगी, तो उसकी सतह पर फर्क आता और उसकी सतह थोड़ी सी बढ़ जाती। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी क्या होती है लगभग? चलिएगा फटाफट सभी लोग कमेंट करिएगा। तो इस क्वेश्चंस का सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, एक बार मैं सभी का देखना चाहती हूँ आंसर क्या आएगा। देखिए 28वें नंबर का बोला है कि एक सामान्य नेत्र की लेंस की नाभिक दूरी, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है नाभिक दूरी क्योंकि यहाँ पे जो दिया रहेगा, अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन इसमें बोला क्या गया है? इसमें बोला गया है नाभिक दूरी। नाभिक दूरी हम कहाँ से निकालते हैं? तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये अगर हमारी सिलरी पेशिकाएँ होती हैं और यहाँ सिलरी मसल्स होती हैं, यहाँ पे होता है रेटिना, इन दोनों के यानी कि लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है उसे हम नाभिक दूरी कहते हैं और उसकी लंबाई होती है 2 सेंटीमीटर। अगर आपको इसे मीटर में पूछा जाता तो आपको कुछ नहीं करना है, 2/100 मीटर। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग इस क्वेश्चंस में गलत खा गए होंगे, सभी को लग रहा होगा कि अरे नेत्र की, तो देखिए आप अचानक से क्वेश्चंस को देखेंगे और आप बता देंगे 25 सेंटीमीटर, जो कि आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है नाभिक दूरी, नाभिक दूरी आपका 2 सेंटीमीटर होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? ध्यान से देखिएगा, ओम के नियम, ओम के नियम की अगर हम बात करते हैं तो ओम का नियम आपको ये पता होना चाहिए। जब भी ओम के नियम की हम बात करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि हम मान लेते हैं कांस्टेंट रखते हैं, नियत रखते हैं, अचर रखते हैं, और उसी के साथ साथ विभवांतर का प्रोपोर्शनैलिटी होती है हमारा धारा, यानी कि V प्रोपोर्शनल I। ओके, V प्रोपोर्शनल I, जहाँ पे जो A मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं V = IR, यही होता है हमारा ओम का नियम। ओके गाइज, V = IR। तो यहाँ पे बताया गया, और एक सर्किट में अगर हम वोल्ट मीटर, गैलेनोमीटर या ए मीटर लगाते हैं तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ए मीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। गाइज ये सब प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आपको देखने को मिल रहे हैं सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। आइएगा 30वें नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। 30वें नंबर का क्वेश्चंस क्या कहता है? तुल्यकाली उपग्रह घूमता है। ये क्वेश्चंस गाइज मैंने सॉल्व कराया था, बताया था। इसी को तुल्यकालिक भी बोलते हैं, इसी को भू स्थैतिक भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, स्थैतिक,
भूस्थैतिक भी बोलते हैं। अगर हम इसी की बात करते हैं तो इसे भू स्थिर भी बोला जाता है। स्थैतिक, स्थिर यही बोला जाता है। यानी कि उस ऊंचाई जिस पे द्रव्यमान निर्भर करती हो, यानी ऊंचाई पे निर्भर करती है। आपको भी बताया गया था कि स्थैतिक, जब प्रीवियस क्वेश्चंस आप देखेंगे पार्ट 1 में, तो वहाँ पे उसकी दूरी हमने बताई थी 35,000 किलोमीटर। तो यहाँ से याद रखिएगा कि उसकी ऊंचाई पर, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वें नंबर का क्वेश्चन। गाइस, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि मैम ये वाले क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ में आए, हम लोग उसको दोबारा सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा अधिकतम विचलित होता है? सेम क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस। देखिए, इसमें इसकी लैंग्वेज क्वेश्चंस की चेंज कर दी गई है। वहाँ पे पूछा गया था कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित होता है, तो वही सेम चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो पूछा जा रहा है विबग्योर, और यहाँ पे विबग्योर देखिएगा, आंसर आपके सामने आपको जो देना है, इसमें कलर को आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका बैगनी कलर ना दे के यहाँ पे आप नहीं आंसर दे सकते वही सेम वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर देना होगा VIBGYOR। अब आपको देखना है कि सबसे अधिक विचलित कौन सा हो रहा है, जितने में ऑप्शन दिया गया है। यानी ग्रीन है, ग्रीन से रेड है, रेड से ब्लू है, या फिर बैगनी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बैगनी ही सबसे ज़्यादा विचलित हो रही है, यानी C फॉर चेन्नई यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान देते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी हम बात करते हैं, और गाइज़ यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सारे लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बताइएगा कि आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है और सेशन कैसा लग रहा है, एक बार कॉमेंट बॉक्स में हमारे मोटिवेशनल के लिए आप ज़रूर डालिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कि ये प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार आप लोग और देख लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस को, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस बने। जब भी हम बात करते हैं विचलन की, ठीक है, विचलन या फिर प्रकीर्णन की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा जब भी इसकी बात की जाती है तो प्रकीर्णन, जो भी प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन जो भी होता है वह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो प्रकीर्णन सबसे कम होगा, अगर तरंग दैर्ध्य कम हुआ तो प्रकीर्णन अधिक होगा। ओके, चलिए 32 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित होता है? बताइए। खुली छतरी लेकर चलना? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना? बिल्कुल नहीं, हो सकता है छोटा पेड़ ही गिर जाए। खुली जगह पे खड़ा होना? मोस्ट लोग यही मार रहे होंगे कि मैम C होगा, तो याद रखिएगा कि खुली मैदान में भी नहीं खड़ी होनी चाहिए। सबसे अच्छा होता है घर, और घर की अगर छत मोटी हो, छत की दीवार मोटी हो, तो सबसे सेफ इंसान वहीं पे रहता है। तो आप लोग जब भी रहिए तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। E फॉर क्या? E फॉर एलिफेंट, बता दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, नियत रहती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा जब भी हम स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ को गिराते हैं, देखिएगा पहली बात तो हमारी टोटल एनर्जी, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल एनर्जी का मतलब आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों के योग को ही हम कहते हैं टोटल एनर्जी, यानी यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी। ओके, अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो स्थितिज ऊर्जा है, जितनी भी ऊंचाई पे जाएगी स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही मैक्सिमम होगा, यानी यहाँ पे इसका मान मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ें स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर आती हैं तो काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पे उसका मान मैक्सिमम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर हाइट पे, नीचे मैक्सिमम, यानी कि ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, और दोनों को अगर इक्विवेलेंट करते हैं तो दोनों का अगर इक्विवेलेंट करेंगे तो वो क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। ओके, आई होप कि आपको गाइज मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। यानी कि यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यहाँ से सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि दोनों की ऊर्जा क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। गाइज आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 क्वेश्चंस।
नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी कि जब हम देते हैं तो कौन सा हिस्से को हम देते हैं? याद रखिएगा, जब भी दिया जाता है तो मरने के 2 घंटे बाद भी वो आँखें जिंदा हो रहती हैं और वो सुरक्षित होती हैं। तो सबसे पहली बात है, कभी कभी पूछा जाता है कि नेत्र में कौन सा लेंस यूज किया जाता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस यूज किया जाता है। यहाँ से जितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं मैं उसको भी बता रही हूँ। और जो दान किया हुआ पार्ट होता है वह कौन सा होता है? कार्निया होता है। ओके, कार्निया आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, लिखते रहिएगा। थोड़ा सा पीडीएफ आपको जो भी प्रोवाइड हो रहा है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको 25-25 क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं लगातार मिलती रहें। और ऐसे ही हम लोग 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस एंड बायो के 100 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एग्ज़ाम के पहले हम लोगों के हाथ में पूरी तरीके से पकड़ हो जाएगी अपने साइंस के। अगर गाइस आपका रिक्वेस्ट अगर ये चीज़ का होगा कि मैम हमें जो है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ चाहिए, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग मैसेज करके उसमें बता देना। ओके गाइस, कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ले आएँ। ठीक है, आइए 35 क्वेश्चंस देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? पहली बात तो परम शून्य का मान वह होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि वह न्यूनतम मान जहाँ पे जो हमारा ताप होता है वो सबसे कम होता है, तो उसे हम परम शून्य मान कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 केल्विन होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो -469.4 फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा, ये पैमाना को आपको याद रखना होगा। 36वां देखते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी पूछा जाता है तो प्रकाश पहली बात तो निर्वात में गति करती है कि नहीं करती है, सभी लोग बताएंगे। और बताइए, प्रकाश को कण तथा कण और तरंग दोनों का ही बताया गया माध्यम बताएंगे, वो किसने बताया है? ड्यूअल नेचर शो करता है, उसकी प्रकृति दोहरी प्रकृति है, बताएंगे किसने बताया है ये बातें। अगर हम प्रकाश की बात करते हैं तो पहली बात ये अनुप्रस्थ भी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। डी फॉर डेनमार्क यहाँ पे सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, डी फॉर डेनमार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37 प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंग। देखिए, यही क्वेश्चंस कितनी बार आयोग ने दिया है घुमा घुमा के, तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं बार बार यही कहूँगी कि इसको बिल्कुल ही मत भूलिएगा। विबग्योर हम लोग नीचे से ऊपर लिख दिए हैं। अब इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित कौन सी होती है? बैगनी होती है, पीला होता है या फिर नीला होता है? तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ आंसर है, यहाँ पे बैगनी, बी फॉर बॉम्बे यहाँ पे सबसे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 क्वेश्चंस देखते हैं। 38 क्वेश्चंस क्या कह रहा है? किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम लोग चालक के प्रतिरोध की बात करते हैं तो वो किसके समानुपाती होता है? पहली बात आपको जानना चाहिए। आइए हम बताते हैं आपको। अगर हम R का प्रोपोर्शनैलिटी करते हैं तो लंबाई के समानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल होता है T टेम्परेचर के, लेकिन R यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A के, यानी कि उसके क्षेत्रफल के क्या होता है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन पूछा क्या गया है कि वह प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध की हम बात करते हैं गाइस तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यहाँ से आपने ये फॉर्मूला देखिएगा, ये लिख लीजिएगा गाइस, ये आपके काम आएगा। ये लिख लीजिएगा किसके प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चालक की, तो कभी भी चालक क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है वहीं पे क्या होता है? चालक होता है, जिसे हम सुचालक, कुचालक, अर्धचालक जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे ग्रेफाइट की, अगर हम बात कर लें तो ग्रेफाइट भी एक धातु होते हुए भी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचार होता है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि प्रतिरोध का कौन सा समानुपाती होता है? तो आपने देखा केवल और केवल लंबाई, यानी सी फॉर चेन्नई यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 39वां कहता है कि, ध्यान दीजिएगा 39वां, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है? तो बहुत ही अच्छा है कि आपको ये पता होना चाहिए
कि तरंग दैर्ध्य जो होता है गाइज, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जो तरंग दैर्ध्य होता है वो ऊर्जा का हमेशा एनर्जी का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ऊर्जा का मान जब बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, और जब तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान घटता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझ में आया? यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम ऊर्जा होगा, तो लाल रंग का ऊर्जा सबसे कम होगा। लेकिन इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि सबसे उच्चतम किसका है, तो आप विबग्योर जैसे ही लिखते हैं, आप नीचे से ऊपर की श्रृंखला को लिख लीजिए। विबग्योर, वी वे जानी हापी नाला भी हिंदी में कहते हैं। ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं विबग्योर। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि कौन सा सबसे उच्चतम ऊर्जा है किसमें, यानी कौन सबसे बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो नीला कलर है वो ब्लू यहाँ पे आ रहा है, यानी कि सबसे उच्चतम ऊर्जा आपके ब्लू का हो जाएगा। ठीक है, सबसे उच्चतम, क्योंकि सबसे अधिक हो जाएगा किसका? सबसे अधिक हो जाएगा रेड का हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आप रेड का, ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर जाके ब्लू का। तो यहाँ पे आपको ब्लू दिया है, ब्लू के बाद रेड दिया है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? नीला। ठीक है, नीला का होगा। यानी कि वॉलेट का ऊर्जा सबसे अधिक और रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे कि तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव कान का श्रव्य प्रकाश क्या होता है, पराश क्या होता है? अगर हम कान का अगर हम बात करते हैं ध्वनि का, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए ध्वनि तरंगों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, जिसे हम अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। दूसरे को ऑडिबल वेव कहते हैं, जिसे हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। तीसरे को हम पराश्रव्य कहते हैं, जिसे हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो ये 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, दूसरा 20,000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और तीसरा 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। यानी कि मानव के कान का श्रव्य परास की बात कर रहे हैं, यानी बीच वाला आपके सामने जो दिख रहा है, वहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए फॉर अमेरिका यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, ए फॉर अमेरिका यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 41वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है 9th 10th और 11th 12th वालों के लिए। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की एक किरण, अगर 6 to 8 आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आने की पूरी संभावना है ना। चलिए, प्रकाश की एक किरण दर्पण पे 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। आपतित किरण ये होती है, परावर्तित किरण ये होती है, यानी आ रही किरणें, ये जा रही किरणें, ये समतल तल होता है, और यहाँ पे एक अभिलंब होता है। ठीक है, किरणों के बीच का यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और आपको पता है कि ये कोण आई होता है, ये कोण आर होता है। गाइस ध्यान दीजिएगा, स्नेल का नियम या फिर यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम अगर हम देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल पे होते हैं, उसे हम पहला नियम कहते हैं। ये आपतन बिंदु होता है। ठीक है, और कोण आई और कोण आर, यानी कोण आई और कोण आर की अगर हम बात करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये कहता है आपके परावर्तन का सेकंड नियम। ठीक है, यानी कि 2 नियम हमें तैयार हो गए। इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पूछा क्या गया है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है। कोण आर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? ये पूरा कोण हमारा 90 हो जाएगा, और 90 में से गाइस यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 90 में से आप 30 जो कि दिया हुआ था तो घटाते हैं तो 60 आता है। तो यहाँ पे अगर कोण आई का मान 60 है तो कोण आर का भी मान कितना होगा? 60 ही होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41वां क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया।
बात करते हैं 42वां क्वेश्चंस की। 42वां क्वेश्चंस देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। आपके लिए पॉसिबल जितना भी हो पा रहा है मैं न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है। चलिए 42वां क्वेश्चन देखिएगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी FL फोकल लेंथ जो होती है 10 सेंटीमीटर की होती है, पानी में इसे डुबोने पर यह की तरह कार्य करती है, बताएंगे। ये गाइज ये 42वें नंबर का क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क रखती हूँ। आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा और इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि आप सभी का आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि पिछले वाले सेशन में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, उसका अभी तक जवाब किसी ने नहीं दिया। तो इस सेशन में आप जब देखिएगा तब इसका जवाब आप लोग 42वें नंबर के क्वेश्चन का जवाब आप लोग तुरंत दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं 43वां नंबर का क्वेश्चन। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, बताएंगे क्यों होता है ऐसा, सभी लोग बताएंगे क्यों होता है। क्योंकि यह गाइस जो होता है वो अधिकतर प्रकाश में बिखर कर आभासीय अस्पष्टता को निर्मित करती हैं, यानी कि बी फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखिएगा, एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही सेशन में बताया है कि वेग की बात किया जाए, दिशा की बात की जाए, तरंग दैर्ध्य की बात की जाए, या फिर हमने अगर तीव्रता की बात की जाए, तो सभी चीज़ें क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी आवृत्ति ऐसी होती है जो भी चेंज नहीं होती है, जो कभी भी चेंज नहीं होती है। और आवृत्ति बराबर, क्वेश्चंस में ये भी आपको पता होना चाहिए कि आवृत्ति बराबर होता क्या है। तो याद रखिएगा, अगर हम आवृत्ति को म्यू से, यहाँ पे म्यू से दिखा रहे हैं तो 1/T यानी कि आवर्तकाल के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आवृत्ति। चलिए 45वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं गाइज। अब तक बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो चुके हैं। इसी तरीके के हम लोग की 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला चलनी है। तो 100 क्वेश्चंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूँगी, PRT में 6 to 8 में 9 10th में या फिर आपकी 11 12th में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको किसी न किसी पेपर के आपको सेट में देखने को मिल जाएंगे। और सभी आए हुए प्रश्न हैं, कोई भी एक सिंगल प्रश्न नहीं है कि जहाँ पे आप कह सकें कि नहीं है। गाइज टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन करिएगा ताकि वहाँ पे जो भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो आपके भी हो सके, आपको पता चल सके कि आपने नंबर कितना गेन किया है। ओके चलिए, मानव आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा, अगर हम लोग वस्तु के प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब, सबसे अंतिम प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा, और जो कि कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ साथ वो क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। और वस्तु से छोटा होगा, याद रखिएगा, वस्तु से छोटा होगा। आइए 46वें नंबर के क्वेश्चंस पे, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो सबसे अधिक होती हैं सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में, और निर्वात में तो उसकी बात ही नहीं की जाती है। तो यहाँ पे ठोस सबसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठोस यहाँ पे सबसे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे प्रश्न में यहाँ पे क्वेश्चन 47 देखने को भी मिल जाते हैं और काफ़ी लोग इसमें परेशान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ठोस होती है, जो सॉलिड होता है, उसके माध्यम से चालन के माध्यम से ठोस वस्तुओं का कार्य किया जाता है। द्रव्य की अगर हम बात करते हैं तो संवहन की बातें की जाएंगी। अगर हम गैस की बात करेंगे तो यहाँ पे विकिरण के माध्यम से होता है, विकिरण के, लेकिन ऊष्मा का स्थानांतरण बोलता है तो ये गैस और द्रव्य दोनों ही माध्यम में हो सकता है स्थानांतरण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति मापी जाती है, किससे मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति का मतलब है कि लेंस जो प्रकाश के मोड़ होते हैं, प्रकाश की किरणों के जो मोड़ होते हैं उसकी आवृत्ति, यानी मुड़ने की आवृत्ति, यहाँ से प्रकाश मान लीजिए जाए थी, यहाँ पे इसके मुड़ने की आवृत्ति को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे हम डायोप्टर से मापते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला भी होता है, फटाफट आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, बताइएगा इसका फार्मूला क्या होता है। 49वें नंबर के क्वेश्चंस एंड लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के
अनुप्रयोग द्वारा होता है। गाइज याद रखेंगे ये ऑप्टिकल फाइबर है और प्रकाश आपकी सीधी रेखा में चलती है, उसकी वजह से मान लीजिए यहाँ गई, फिर परावर्तित होकर फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर परावर्तित होकर, तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण होता है और जिसकी वजह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा यह घटना संभावित होती है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन एंड इस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा पराबैंगनी किरणों को काट सकता है? पराबैंगनी किरणों को अगर हम यूवी ए की बात करें, यूवीबी की बात करें या यूवीसी की बात करें, तो तीनों की अगर हम बात करते हैं तो इसे कौन काट सकता है? तो क्रुक्स कांच के द्वारा इसे प्रकाश की किरणों को अवशोषित किया जा सकता है। जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रे आती है, उसे हम क्या कहते हैं? अवशोषित कर सकते हैं और इन किरणों को उससे काटा जा सकता है। तो गाइस आज का सेशन आप देख रहे होंगे कि 30 मिनट के सेशन में हम लोगों ने 2 से 3 मिनट की बातें पहले डिस्कस की थी। उसके बाद हम लोगों ने जितने भी हमारे पास समय बचे 26 मिनट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला को समाप्त कर दिया। तो गाइस एक बार आप लोग अपने मूल्यांकन इसमें करिएगा, क्वेश्चंस का लेवल देखिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, शेयर करिएगा। धन्यवाद।